तो दोस्तों एक बार फिर से भारत की संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके वजह से पूरा देश में अफरा तफरी मच गया है और इस बिल का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये एक रिफॉर्म है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी चाल है मुसलमानों के खिलाफ। सोशल मीडिया पे लोग कंफ्यूज हैं, कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड देश का जमीन पे कब्जा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि ये माइनॉरिटी राइट्स पे डायरेक्ट अटैक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी को कि कौन क्या कह रहा है, असल में हो क्या रहा है और ये बिल आखिर मुसलमान समाज के लिए खतरा है या फिर एक जरूरी कदम। आप ये वीडियो देखते रहिए और एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड का असली इतिहास क्या है, ये रिलीजियस बॉडी क्यों नहीं है, क्या ये सच में राष्ट्रवाद के लिए खतरा बन चुका है, बिल में सरकार ने क्या चेंजेस किया है, अपोजिशन का क्या रिएक्शन है और आगे क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वक्फ का कंसेप्ट ना आज का है ना इंडिया का। इसका शुरुआत होता है 7वीं सेंचुरी में, जब प्रॉफेट मोहम्मद बोले थे कि कुछ प्रॉपर्टीज को अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देना चाहिए ताकि मदरसे, मस्जिदें और कुछ गरीब लोगों की मदद किया जा सके। सिंपल भाषा में वक्फ का अर्थ है कंटिन्यूअस चैरिटी, मतलब ऐसा कुछ करना जो मतलब लाइफ टाइम के लिए सबका हेल्प कर सके या फिर उससे लाइफ टाइम के लिए मदद मिल सके, कंटिन्यूअस चैरिटी उससे हो सके। लेकिन भारत में वक्फ का कंसेप्ट मुगलों के टाइम पे शुरू हुआ। मुगलों ने कई प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर किया था और उस टाइम पे लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। आमतौर पर जो काजी होते थे वही केयर टेकर होते थे और ये पूरा सिस्टम को वही मैनेज करते थे। आगे चल के जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी ये जो स्ट्रक्चर था इसको रिकॉग्नाइज़ किया। फिर वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के तहत उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर भी इसको बनाया। फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है, 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट पास होता है और 1995 तक जब अपोजिशन और जो रूलर पार्टी थे, लेकिन उस टाइम पे वक्फ को कुछ ऐसे पावर दे दिया गया था जिस पावर को वो मिसयूज करता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और उस मिसयूज करने के कारण आज जो नौबत आया है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि वक्फ का सिस्टम ये होता है कि एक बार एक प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसको फिर वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। जो एक बार अल्लाह को दे दिया जाए तो फिर अल्लाह की ही रहेगा, मतलब वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। आज अगर आप देखेंगे इंडिया में करीब 32 वक्फ बोर्ड्स है और इनके पास कई लाख एकड़ ज़मीनें हैं। अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है इसमें और सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पे ही ये सब रजिस्टर्ड है और इसका मार्केट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है आज के डेट में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब प्रॉपर्टीज़ टैक्स फ्री है और इससे कोई मतलब टैक्स नहीं लगता है, ना ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी करता है कि कितना पैसा इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो सब इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होता है, इतना पावर है वक्फ बोर्ड के पास। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब 1995 में या फिर अगर उससे पीछे देखें तो 1954 में जब वक्फ एक्ट पास किया गया था तो वक्फ बोर्ड को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, जो वक्फ का जो काम होता है उसको सरकार की ओर से प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। लेकिन शुरुआत में मुस्लिमों को ये दे दिया गया था, कोई गवर्नमेंट का बॉडी उसमें जानबूझकर नहीं रखा गया था अपीजमेंट के लिए। जो मुस्लिम पर्सनल है उनको या फिर मुस्लिम कम्युनिटी है उनको अपीज़ करने के लिए जानबूझ के उसमें कोई रखा नहीं गया था। और लेकिन अगर इसका काम देखें तो दरअसल ये था कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का देखभाल करना, इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन दिखाना, जैसे कि एजुकेशन हेल्थ केयर के लिए वो ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, मदरसे के लिए जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना। फिर लैंड का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब उसका काम के अंडर में आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ कि जब बोर्ड ने रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के पीछे छुप कर लैंड ग्राब करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। आपको सुन के हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास इंडिया का तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है। मतलब जो सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग है वो रेलवे के पास है, दूसरा डिफेंस डिपार्टमेंट के पास है और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास है। देखा जाए तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये सब आता है, जो रेलवे है और डिफेंस है, मतलब वो पब्लिक होल्डिंग है, मतलब आम जनता का भी उसमें हिस्सा है, सबका है। लेकिन जो प्राइवेट होल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज सिर्फ वक्फ बोर्ड की है, कोई पब्लिक की नहीं है। तो उस नज़रिए से देखें भारत का सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग वक्फ बोर्ड के पास है। अगर इसको आप दुनिया की किसी भी कंट्री से या फिर किसी भी मुस्लिम कंट्री से कंपेयर करेंगे तो देखा जाए तो फिर टर्की, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, लेबनान जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में वक्फ बोर्ड जैसे लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। और सऊदी अरब में भी
वाक सेंट्रलाइज है, बट उनका मॉडल चैरिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि लैंड बैंकिंग पे। सो इन कंपैरिजन इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री जहाँ इतना बड़ा लैंड बैंक रिलीजियस पर्पस के नाम से कंट्रोल हो रहा है, और यहाँ कोई प्रॉपर ऑडिट ना कोई प्रॉपर कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए वक्फ बोर्ड का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मिसयूज भी इतना ही पुराना है जितना इसका एग्जिस्टेंस। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव और एक्सप्लोसिव पॉइंट पे, कि कैसे वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी होने के बावजूद ग्रेजुअली ये कैसे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि इससे इंडिया के सॉवरेनिटी पे खतरा आ गया। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वक्फ बोर्ड का पावर क्या होता है। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली अगर उसको समझ जाए तो वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो ऐसे ही किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बोल सकता है। मतलब कहीं पे भी भारत में किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो ढूंढ के बोल देगा कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, मतलब वक्फ बोर्ड का है, तो सामने वाला को प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उसका है, ना कि वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक बार क्या होता है, कर्नाटक में कुछ बिल्डर थे जो मिलके एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो उस बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट में काम किया, तो फिर वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टीज़ को अपना बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है। नोटिस भेज दिया बिल्डर के पास। तो बिल्डर ने पूरा कागजात इकट्ठा किया, वक्फ बोर्ड के पास गया, वहाँ पे जाके सबमिट किया कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ उस बिल्डर का है, ना कि वक्फ बोर्ड का। लेकिन जब यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, वक्फ बोर्ड को कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये पावर दे दिया गया है उसको, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही बोल दे सकता है। अगर ऐसे देखेंगे तो कल को आपके घर को भी वक्फ बोर्ड बोल देगा कि ये उनका प्रॉपर्टी है, और आपको जाके वक्फ बोर्ड के पास ही सबमिट करना पड़ेगा कि नहीं देखो ये प्रॉपर्टी कैसे मेरा है। आप जाके वक्फ बोर्ड के पास ही सबमिट करेंगे। कोई गवर्नमेंट जुडिशरी के पास आप जा नहीं सकते। वक्फ बोर्ड क्लेम किया है तो सिर्फ आप वक्फ बोर्ड के पास ही जाएंगे। सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम ये सोचें कि ये देश के लिए कैसे खतरा है, तो कुछ मेजर चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है लोकल गवर्नेंस में इसमें थ्रेट डालता है। कैसे? जैसे लोकल पंचायत हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, और इवन स्टेट अथॉरिटीज़ भी हेल्पलेस हो जाते हैं जब वक्फ बोर्ड अपना क्लेम डालता है। मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी पे क्लेम डाल देगा, जो पहले मैं बताया था, उस केस में लोकल अथॉरिटीज़ में भी पैनिक खेल जाता है कि वक्फ बोर्ड ने इसमें कंप्लेंट डाल दिया तो अब क्या होगा, लगभग चले ही जाता है के साथ से। दूसरा चीज़ आता है कम्युनल टेंशन। जब वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में अपना क्लेम डालता है, तो देखा जाता है कि जब नॉन मुस्लिम एरिया में एक मुस्लिम कम्युनिटी का बोर्ड जाके वहाँ पे क्लेम डालता है, तो उस वायलेंस भड़कने का खतरा ज़्यादा रहता है और देश में दंगा फसाद होने का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर आता है इलीगल एनक्रोचमेंट। कई बार वक्फ लैंड पे अनऑथराइज स्ट्रक्चर देखा गया है, और वक्फ बोर्ड जानबूझ के रुक जाता है। जब कंस्ट्रक्शन पूरा बन जाता है तब जाके वो क्लेम करता है कि ये मेरा है, ताकि कुछ वहाँ पे हत्या सके, या फिर वो जो प्रॉपर्टी बना है वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे करा सके, उसका फ़ायदा उठा सके। जानबूझ के किया जाता है ये सब। तो अब चलते हैं सरकार इस बिल में क्या चेंजेस लाए हैं। कुछ मेजर चेंजेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर वक्फ बाय यूजर जो क्लॉज था, जैसे पहले था, मतलब कोई भी ऐसे ही बोल देता था कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसको भगवान के नाम पे दान कर देता हूँ, अल्लाह को दान कर देता हूँ, वक्फ कर देता हूँ। तो ये जो पहले होता था उरली, वो सब हटा दिया गया है। मतलब ये बहुत सीरियस इशू था। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ कि अगर आप मान लें कि आपके घर में एक मुस्लिम आदमी आके रेंट पे रहता है, उस घर में कई दोस्त बुला के अगर वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ ले, और उस जगह को कल को वो ऐसे बोल देता है कि ये यहाँ पे हम इतने लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, ये इसको हम वक्फ कर देते हैं। तो वैसे भी होता था, और ये सबूत भी इसके नाम पे मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, ये है। और ऐसा होता था। कई ज़मीन भी ऐसे देखे गए, जैसे मान लीजिए एक हिंदू कम्युनिटी वाले एरिया में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी काम पे आते हैं, और उनकी जो ज़मीन है वहाँ पे वो उनका जैसे नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में जो कुछ काम करने के लिए आए, तो वहाँ पे अगर नमाज़ पढ़ लिए, तो फिर उस टाइम पे जाके वो उस जगह को वक्फ करने के लिए भी बोल देते थे इंटेंशनली, ताकि वो लैंड हड़प कर सके। तो ऐसे होता था पहले। इसी चीज़ को रोकने के लिए ये वक्फ बाय यूजर जो क्लॉज है, इसको हटा दिया गया है। फिर आता है तीसरा क्लॉज, जो वक्फ ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन बदल दिया गया है। मतलब इसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल कर दिया गया है। नॉन मुस्लिम क्यों शामिल किया गया है कि ताकि जब एक नॉन मुस्लिम एरिया में जाके वक्फ बोर्ड अपना क्लेम डालेगा, या फिर क्लेम डालता है, उसमें बायसनेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो,
तो दोनों साइड से भी लोग होने चाहिए। और जबकि ये एक क्वासी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसमें कोई रिलीजन का बात नहीं है। अगर बेसिक लैंड राइट्स की तरह इसको देखा जाएगा और दोनों तरफ से इसमें लोग रहेंगे, ये कर दिया गया है। और चौथा चीज़ ये है कि इसमें कलेक्टर या फिर उससे ऊपर वाला जो अधिकारी है वो इसका फाइनलाइज कर सकता है कि क्या डिसीज़न होने वाला। अब बात है कि अपोजिशन के पास क्या रास्ता बचा है कि वो इस चीज़ को रोक सके, यहाँ पर रिवर्स कर सके। पहला रास्ता तो ये है प्रोटेस्ट, जो आमतौर पर मुस्लिम लोग करते हैं। प्रोटेस्ट रास्ते में हर चीज़ के लिए उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनका हक शायद उनको रास्ते में मिल जाए। और प्रोटेस्ट अगर वायलेंस की तरफ जाएगा तो उनको पता है कि मोदी गवर्नमेंट वो वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेगा, इस बार वायलेंस नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ है सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जा चुके हैं, वहाँ पे पिटीशन दायर कर चुके हैं, लीगल बैटल पे वो फोकस कर रहे हैं, लीगली वो इसको रिपील करने के लिए मांग कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ है जब ये लोग पावर में आएंगे, जैसे कि इन लोगों ने बोला है कि एक दिन आएगा सरकार बदलेगा और हम वो बिल फिर से वापस लाएंगे, मतलब वाक के पास जैसे पावर थे पहले जैसे पावर फिर से वो आपको दिला देंगे, ये अपोजिशन का क्लेम है। तो जो लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हैं वो ये जान रखें कि अगर आप वाक को सपोर्ट करते हो, वाक बिल को सपोर्ट करते हो, तो आप इस अपोजिशन को हमेशा अपोजिशन की जगह रहने के लिए मजबूर करोगे। मतलब आप अपोजिशन को हमेशा अपोजिशन ही रखोगे, कभी भी रूलिंग साइड में नहीं आने दोगे। अगर आता है तो कल को आपके एरिया में भी लैंड इंक्रोचमेंट हो सकता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रॉ कन्वर्सेशन के लिए आप मेरे चैनल पे वापस आइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।